सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको एपी जो मेरा हाफ बचा हुआ है वो कंप्लीट करवाऊंगा। एंड आज के ही दिन मैं आपको चैप्टर नंबर 13 जो आपके एनसीईआरटी का है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। सर ये स्टैट कहाँ से आ गया बीच में, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। मेरे बच्चों, हमारे स्कूल में कल मैथ्स का साइकिल टेस्ट है। आज संडे है, थोड़ा टाइम मैनेज करके मैं आपके लिए आया हूँ। सुबह से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 5 घंटे पहले मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, उनको टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई है। जिन जिन स्कूल में जो टेस्ट, जहाँ कोई होमवर्क वगैरह था, सब 5 घंटे मैंने उनको लगातार पढ़ाया है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर बाकी जो टाइम बचा हुआ आज का, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 चैप्टर करवाने वाला हूँ। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हाफ हो चुका है, 5.2 एंड 5.1। सिर्फ सम बचा हुआ है कि सम कैसे निकालना है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको स्टैट पढ़ाऊंगा आज के दिन, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। स्टैट के वो क्वेश्चंस जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बिलो वाले, या फिर और मीडियन मोड कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग। तो मेरे साथ बने रहें। हो सकता है छोटी छोटी वीडियो में आपको 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स मिले, लेकिन आज ही मिल जाएंगे। आज संडे है, मन लगा के पढ़ो। अभी शाम के लगभग, टाइम यहाँ तो मेंशन नहीं हो रहा, 5 साढ़े 5 हुए अभी। 6 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मानो 6 साढ़े 6 या 7 बजे हुए। उसके तुरंत बाद आपको आधे 1 घंटे में बाकी वीडियोस भी मिल जाएगी। तो अगर आप रात के 11-12 बजे तक पढ़ते हैं तो आपका साइकिल टेस्ट, जिन बच्चों का साइकिल टेस्ट है जिसमें एपी और स्टैट आ रहा है, मान के चलिए फुल मार्क्स आप ले सकते हो। कंडीशन एक ही है जब भी आप लेक्चर देखने आ गए हैं, नोटबुक पेन लेके आइए, उसके बिना कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो अभी हम एपी का लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज जो है, जो कि सम बेस्ड है, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, उसमें बेस्ड है। ये पूरी एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। ऑफ कोर्स वो क्वेश्चंस करने के बाद इस एक्सरसाइज को आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए कि सर नहीं मुझे तो हर एक क्वेश्चन चाहिए आपका, तो भैया एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज एकदम डिटेल में पढ़ा रखी है, हर एक क्वेश्चन आप वो लेक्चर से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। और आज के लेक्चर में मैं सम का जो फॉर्मूला है वो बनता कैसे है, कैसे डिराइव होता है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सिखाने के बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो मैंने सिखाया nth टर्म ऑफ एपी, तो इसका फॉर्मूला है a प्लस n-1d। इसमें बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2, वो मैंने आपको एकदम कंप्लीट करवा दी। इसका तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सभी क्वेश्चन मैंने इसी सेशन में आपको सॉल्व करवाए। ठीक, तो 5.3 के लिए आपको सम की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे SN दिखेगा आपको बार बार, तो SN का मीनिंग पता होना चाहिए। SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, ऑफ द एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या होगा कि जो एपी लिख रखा है उसकी स्टार्टिंग की n टर्म्स, एंड से भी सम निकालने के लिए पूछा जा सकता है, बट जो फॉर्मूला आपको दिखता है, आपकी बुक में आपको सिखाया जाता है, वो फर्स्ट n टर्म्स या फर्स्ट काउंटिंग बिगिनिंग से करनी है जब आप प्लस कर रहे हैं। ओके, तो ये है SN का मीनिंग। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं जिसे मैं आपको ये समझाऊंगा कि फॉर्मूला जो बार बार आप अप्लाई करते हैं वो डिराइव कैसे होता है। 2 मिनट में आप डेरिवेशन कर लेंगे, आप देखते जाइए। मेरे बच्चे, मैंने एक एपी लिखा और इसकी कुछ टर्म्स है, मैं इसको प्लस करना चाहता हूं। मानो ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 3 का मैंने गैप लिया, और उसके बाद 12 है। मैंने 4 ही नंबर लेता हूं, समझ आ जाएगा आइडिया कि कैसे एपी का फॉर्मूला बनता है। मैंने एक एपी को लिखा, इसको फिर मैंने रिवर्स करना है, यानी इन सभी नंबर्स को रिवर्स करना है और रिस्पेक्टिवली नंबर्स के नीचे लिखना है। 12, फिर 9, फिर 6 और फिर 3, और फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो s प्लस एस मेरा 2s हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेम नंबर आता है हमेशा। यह आपके लिए शायद नई चीज हो सकती है कि कोई भी सीक्वेंस है जो एपी है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो, सारे नंबर ऐड करो रिस्पेक्टिवली,
हमेशा सेम नंबर आता है। तो यहां भी आप देखें कि 15 15 और 15 ही आ रहा है। अब ये 15 कितनी बार आ रहा है, मैंने आप इसको प्लस करना है। अब 15 जितनी बार आ रहा है उससे इसको इंटू कर दीजिए, दैट यू नो। तो इसको 4 से इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, यहां से 2 हटाओ और इसके नीचे ले आओ। तो आप देखें इस तरह से मैंने इसका सम निकाल लिया। जो फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे वो भी आप इसी तरह से डिराइव करेंगे, यानी उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो बेस है वो यही है कि सम का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव होता है। अब मैं एपी इन जनरल ले रहा हूं मेरे बच्चे, दिस इज योर एपी जिसका सम मैं एसएन से डिनोट कर रहा हूं और इसकी टर्म्स इन जनरल है ए प्लस डी। तो मेरे बच्चे अगर मैं ऐसे चलता जाऊं तो लास्ट में मुझे जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो लास्ट में मुझे जो टर्म है, तो आपको ये समझना है कि आप कितनी टर्म्स का सम कर रहे हैं, बताइए। आप तो n टर्म्स का सम कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आई होप इट इज ओके। तो दिस इज एपी, इनको आप प्लस कर रहे हो। आइडिया क्या बताया कि फॉर्मूला कैसे बनता है कि जो आपने एपी लिखी है उसकी टर्म्स को जो सम में लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। तो जैसे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इस ए के नीचे लास्ट वाली टर्म आएगी। आई होप इट इज क्लियर। और इसके नीचे सेकंड लास्ट टर्म आएगी, यहां भी कोई टर्म ऐसे आ, और जो लास्ट टर्म है इसके नीचे फर्स्ट टर्म आएगी। डेरिवेशन एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई है और मुझे लगता आगे भी नहीं आएगी, बट डेरिवेशन में आपको हमेशा करवाऊंगा। जो भी फॉर्मूले रहते हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। एपी को रिवर्स किया, फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म आना है, सेकंड टर्म के नीचे जो सेकंड लास्ट टर्म होगी वो आएगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड। और जो लास्ट टर्म होगी उसके नीचे फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको सेम नंबर ही मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया तो सेम नंबर 15 मिल रहा है, यहां भी आपको सेम नंबर ही मिलेगा। लेफ्ट साइड में यहां पे 2 टाइम एसएन हो जाएगा, यहां पे जो सेम नंबर आएगा देखें, ए को इसमें प्लस करना है तो ए और ए, ये 2a हो गया, और यहां पर ये n-1d ऐसा ही रहे। इज इट ओके? तो दिस इज अ नंबर जो अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे 15 ने अपने आप को रिपीट किया था 4 टाइम्स, यहां ये नंबर अपने आप को रिपीट करेगा, यानी यही नंबर बार बार आएगा और वो n टाइम्स आएगा। तो इस तरह से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो लास्ट में भी आपको यही नंबर मिलेगा। तो मेरे बच्चे आप नोटिस करें कि ये नंबर कितनी बार प्लस हो रहा है? n टाइम्स। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने मल्टीप्लाई n से इसको कर दिया, और यहां पे जो 2 है इसको यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सम का फॉर्मूला जहां उसका रिजल्ट चाहिए। दैट्स ऑल। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बोलते हैं फॉर एपी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई है। तो मेरे बच्चे इसको आपने बार बार 5.3 एक्सरसाइज में अप्लाई करना। वेरी इजी एक्सरसाइज। उसमें मोस्टली बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है। अरे भैया ऐसे हो जाएगी वर्ड प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। आप देखिए डेरिवेशन, आप देखो आपने नोट कर लिया, सर जी हाँ कर लिया, तो ये है आपका सम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करूंगा क्योंकि एक फॉर्मूला इसमें और बन जाता है, एक फॉर्मूला इसमें और बन जाता है जो थोड़ा सा छोटा रहता है और कई बार हमें वही लगाना पड़ता है, बहुत इफेक्टिव होता है वो, कई जगह पे हमें लगाना पड़ेगा। देखो इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है, यहां पे जो 2a लिखा हुआ है इसको मैं अगर a प्लस ए लिखूं तो आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। हाँ सर आप लिख सकते हो a प्लस ए, तो मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखें पहली ए को छोड़ दो, ये वाला जो पार्ट बच रहा है ये आपको किसकी याद दिला रहा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये आपको nth टर्म की याद दिला रहा है, nth टर्म। तो आपने इसकी जगह nth टर्म लिख देनी। तो यही है एक दूसरा फॉर्मूला एपी के सम को निकालने का, a प्लस ए एन, दैट्स ऑल। कई बार ए एन की जगह एल लिखा होता है, एल बोले तो लास्ट टर्म। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो भाई आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक की डिस्कशन में एपी
कि टर्म को कैसे प्लस करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो मैंने आपको सिखा दिया। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अपनी नोटबुक पेन को नोट कर लो और यही आपको फाइनल में काम आएंगे। आगे हम चलेंगे जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि भाई प्लस कैसे करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो आप अगर अपनी एक्सरसाइज देखेंगे 5.3, तो यहां पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इट्स अ वेरी बेसिक, ये तो मैं अभी नहीं करवाने वाला हूं। आप इसमें ए फर्स्ट पार्ट को अगर मैं डिस्कस करूं तो ए आपका 2 है, डी आपका 7 - 2 5 है, और यहां पे लिखा हुआ 2 10 टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स को प्लस करना है वो गिवन है। एन कितना है 10। आपको बस फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी डिराइव किया, सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ऐसा क्वेश्चन रेयरली ही आपको कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आपका वो साइकिल टेस्ट हो, चाहे आपका वो प्री मिड टर्म, प्री बोर्ड या फाइनल हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस आपको पूछा जाए इतना इजी कि ए डी और एन दिख रहा है, बताइए सब। अगर आया भी एमसीक्यू में आ सकता है, बट ट्रेंड बदल गया है, इतना इजी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी नहीं आता, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एमसीक्यू भी। तो यहां पर ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें आप ए डी और एन डालिए, सम आ जाएगा। फॉर प्रैक्टिस दिस इज माय सजेशन कि आप इन पार्ट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। ए डी एन आपको दिख रहा है यहां पर, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा टारगेट नहीं है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे बना लेंगे। हमारा टारगेट अभी है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में जो आप सीखेंगे वो आप बहुत बार कर रहे होंगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां जो 84 एंड में लिखा है, यहां -230 लिखा है या यहां पे 10 लिखा है, बच्चे सोच लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 84 है, जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं। नहीं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे मिसिंग है। ये जो 84 लिखा है ये लास्ट टर्म है, ANL लास्ट टर्म है ये। यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इधर आपको नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स जब आप ढूंढेंगे तभी आप सम को पता ढूंढ पाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता तो सम कैसे मिलेगा? इज इट ओके? तो मेन जो सम में प्रॉब्लम है वो यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग हो जाती हैं, फिर हमें ढूंढनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पार्ट में करूंगा, बाकी बड़े आराम से ये वाले पार्ट आप कर लेंगे, सिमिलर क्वेश्चन कर लेंगे। और जो मैं नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने वाला हूं, ऐसा आपने 5.2 में बहुत बार किया। फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 करवाए ना आपको 5.2 में, बस वैसा ही करना है इसको। तो ये जो लास्ट टर्म है इसको एनके को लेना, तो पहले पैटर्न बता दूं। आप पहले फर्स्ट टर्म यहां पे लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे। तो ये 10:1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो ये बन गया 21/2। इसमें से माइनस करेंगे 7 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे बच्चे 21 7 दूने 14, यहां पे आया 7/2। ए आ गया, डी आ गया। तो जब आपके पास ए और डी आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, तो क्या हेल्प करेगा हमारे पास? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म है 84, तो इसका फॉर्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। डालिए यहां पर a 7, n - 1 व्हाट इज n? सर दैट आई डोंट नो, वही तो ढूंढ रहे हैं भाई। और d आपका 7/2 आ गया। इज इट? यहां पे बहुत से बच्चे ये 7/2 के साथ थोड़े कंफ्यूज है, यानी यहां पे जो नंबर डालते हैं ना, इस ब्रैकेट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसको छेड़ो ही मत यार। इस ब्रैकेट को इस नंबर के साथ मत छेड़ो, जैसे लिखा है वैसे लिखे रहने दो। जैसे छेड़ोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, आप इसको ऐसे रहने दो ना। तो ये जो 7 है ये 84 को दे दो, यानी ट्रांसफर कर दो इक्वल के दूसरी तरफ। तो जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो n - 1 इंटू 7/2, इसको तो हमने कुछ करना नहीं, 84 की तरफ आप ले जाएंगे 7, राइट। तो n - 1 इंटू 7/2 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। सर जी 14 में से 7 गया 7, ये 77 आ गया। इसको क्यों नहीं छेड़ा था, क्यों ब्रैकेट ओपन नहीं किया था? क्योंकि कभी भी ये ब्रैकेट के साथ जो नंबर है, ये नंबर इस तरफ चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा।
तो फिलहाल ये फ्रैक्शन है, तो 77 के जब ये डिवाइड में आएगा तो ये 2/7 हो जाएगा। इसको काटेंगे 11 आएगा, और 11 इंटू 2 22 बनेगा, n आपका 23 बनेगा। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है। 5.2 में भी सीखा है और इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया। आगे काम बहुत आसान है। आगे अगर आपको टाइम सेव करना है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में मत लगाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म पता है। तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाना है, छोटा फॉर्मूला लगाइए, लास्ट टर्म गिवन है। तो छोटा फॉर्मूला क्या था सर, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये है छोटा वाला फॉर्मूला। Sn हमें ढूंढना है लेकिन 23 टर्म्स के लिए। तो n की जगह आप 23 डालेंगे, a की जगह आप a लिखेंगे जो कि 7 है, और लास्ट टर्म आपको दिख रही है 84। आई होप आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सम मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन करने लायक। आई सजेस्ट ये तीनों पार्ट आप प्रैक्टिस करो। इज इट ओके? जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम आती है आपको, उनमें भी यही सब होता है, लेकिन वो सब इंग्लिश में लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है, और आप समझ नहीं पाते क्या गिवन है क्या नहीं है। उसी की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, तो ये हो गया आपका एक बेसिक क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक सजेशन देता हूं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट आते हैं, ऑल पार्ट्स, समझो उसको 5.3 कंप्लीट आती, क्योंकि 5.3 में जो बाकी क्वेश्चंस हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम भी है और भी हैं, वो सभी यही क्वेश्चंस है बेसिकली। वो क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है, इंग्लिश में लिखा है, उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो इन्हीं में से कोई एक पार्ट बन जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 5.3 का थर्ड क्वेश्चन एकदम कंप्लीट करें। इसमें ये जो पार्ट हैं ये सभी बहुत इजी हैं। इसमें एक दो पार्ट है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो यहां पे बन जाएगा, जो क्वाड्रेटिक बनेगा मैं आपको बताता हूं, वो बनेगा शायद 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट, लेट मी चेक, मैं इसको ट्राई करता हूं। 8th पार्ट, ठीक है, 8th पार्ट को हम ट्राई करते हैं। 8th के 7th बनता है, an दिया हुआ है, ये sn दिया हुआ है। चलो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं कि कौन सा पार्ट बनेगा। वैसे तो D2 है, an दिया, sn दिया है, इसमें बन सकता है। लेट्स ट्राई 8th पार्ट। तो आप 6 ऑनवर्ड्स कोई भी पार्ट मत छोड़िएगा, पहले आप छोड़ दिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 6, 7, 8, 9, 10 ये पार्ट मत छोड़िएगा। तो मैं यहां पर आपको 8th पार्ट करके बताता हूं। देखो 8th पार्ट में क्या है, एक ना एक बनेगा क्वाड्रेटी कोई, ठीक है। देखो 8th पार्ट में क्या है, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, और यहां पे sn दिया हुआ है। 8th तो नहीं बनेगा यार, -14। ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी एग्जाम में। उसके बाद आपको सिंस ये d पता है, तो भैया ऐसा करो, इसका फॉर्मूला an का लगा दीजिए पहले। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। यहां पे d आपको गिवन है, तो आप d का वैल्यू डालो यहां पे 4, और इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूं। मेरे पास है a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और d भी 4 दिया हुआ है, d2 दिया हुआ है, तो d यहां पे 2 डाल दूंगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। कोई भी कैलकुलेशन यहां पे नहीं हो रही है, ये एज इट इज ऐसे इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करो इसको, क्योंकि a और n दो वेरिएबल आ गए। फिर तुम दूसरे की मदद लो, Sn की, ऐसे करना हर क्वेश्चन, Sn की हेल्प लो आप। Sn है -14, तो तुम Sn का फॉर्मूला डाल दी। सर कौन सा फॉर्मूला डालें? आई सजेस्ट छोटा वाला। सर ऐसा क्यों, हम छोटा फॉर्मूला क्यों लिखें? छोटा फॉर्मूला इसलिए लिखना है क्योंकि इसमें an गिवन आपको, चेक करो an, देखो an गिवन है 4, तो मैं उसकी जगह 4 लिख सकता हूं। देखो 4 लिख लिया, -14, तो ये भी n और a में आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि सर ये भी n और a में,
सर ये भी एन और ए, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। चैप्टर 3 आपने पढ़ा, उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सीखते हो। एपी में जब भी ऐसी इक्वेशंस बन जाएं, आई सजेस्ट, मैं सभी बच्चों को बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस वन 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से a निकाल लेता हूं, a, तो मेरे पास आएगा 4 माइनस, और ये टर्म इधर आ जाएगी n माइनस वन इंटू टू, और थोड़ा मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 4, देखो पहले मुझे पता नहीं था ना क्या होना, तो आप इक्वेशंस बनाते जाइए, फिर पहले वाली को फिर से सॉल्व कर लीजिए साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4, इसका मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 6 माइनस 2n। तो व्हाट इज दिस 6 माइनस 2n, दिस इज a का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन आप आसानी से लगा देंगे। तो नंबर 1 आप इसको रख लेंगे, इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं, नंबर 1। इज इट ओके? तो ये जो a है ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप यहां पर, तो यही आपको लिखना है, सब्स्टिट्यूट 1, पुट 1 इन सेकेंड। तो n दैट वी डोंट नो, a ये वाला वैल्यू डालना है 6 माइनस 2n, और यहां पे 4 है ऑलरेडी एंड इट इज माइनस 14, क्वाड्रेटिक बन गया भाई साहब ये। तो दिस 8th पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के और भी पार्ट मिल सकते हैं, बट मैंने बोला ना लास्ट के 3 4 5 पार्ट करो बस, पहले पार्ट बहुत इजी है, वो आगे मैं करवा रहा हूं, उसमें कवर हो जाएगा। मेरे बच्चे लेट सॉल्व n बाई 2, 6 और 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 14। यहां भी नोटिस करो ये 10 है ये 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे 2 कॉमन आएगा ये 2 डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे बच्चे n बचा, यहां 5 माइनस n बचा, माइनस 14, ब्रैकेट ओपन, 5n माइनस एन स्केयर माइनस 14, फिर सारी टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, ये उधर ले गया n स्केयर प्लस क्या हो गया, ये 5n हो गया माइनस 14। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म ऑलमोस्ट क्या हमेशा ही ब्रेक हो ही जाएगी, नेचुरल नंबर इसने आना होता है। तो 14 चाहिए, 7 2 जा 7 और 2 में ब्रेक हो गया, दैट्स ऑल। यहां से n कॉमन, n माइनस 7 प्लस यहां से 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास n माइनस 7 0 आया और n प्लस 2 0 आया, तो यहां से n इज इक्वल टू 7 और यहां से n इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 आपको रिजेक्ट करना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो आप लिखेंगे एग्जाम में। तो फिलहाल हमारा n 7 आ गया, हमें फाइंड क्या करना है उसको आप देख सकते हैं। तो ये था 8th पार्ट जिसमें मैं n और a ढूंढना था, n हमने ढूंढ लिया, वो n भाई साहब तुम यहां फर्स्ट में डाल दीजिए, यहां पे 7 आया, यहां डाल दिए a आ जाएगा, 7 2 जा 14, 6 गया 8 आ जाएगा माइनस का। इज इट ओके? तो इन सभी पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया, बाकी पार्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए हर पार्ट का, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, ऑलरेडी मैंने इस पे बढ़िया तरीके से ये सभी पार्ट समझाए होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया ये सेम कैटेगरी का है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम दिस, यानी यहां पे सम दिया हुआ है 636 और n नंबर ऑफ टर्म्स ये आपको ढूंढना है, और एपी क्योंकि दिख रहा है तो आप ए भी इसका लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। डी आ गया 17 माइनस 9 दैट इज 8, तो ए आ गया, डी आ गया, एसएन आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी। तो मेरे बच्चे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ऐसे वर्ड प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसी ही सभी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। मैंने सभी वर्ड प्रॉब्लम एकदम डिटेल में पढ़ा रखी बड़े शानदार तरीके से, आपने कुछ नहीं करना। जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, एनसीईआरटी में 5.3 में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप बस वो वर्ड प्रॉब्लम वहां से देख के कर लो, कोई टेंशन, एकदम डिटेल में पढ़ा रखा। आपको बस आइडियाज लेने हैं कि सर ये सम हम निकालते कैसे, तो मैंने सिखा दिया ना, डेरिवेशन करा दी,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 20 क्वेश्चंस है 5.3 में, 20 क्वेश्चंस, सबका वीडियो लिंक दे रहा हूं। जो क्वेश्चन में डाउट आता है वहां से देख लो, बात खत्म। ऐसे ऐसे शानदार पेपर दे के आओ आप, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे आपके, जो आपका साइकिल टेस्ट है। तो मेरे बच्चे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप बोलोगे बस सर जी लेक्चर देखना, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, हमें तो ऐसे ही समझ आ जाता है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैंने 5 घंटे यहाँ बच्चों को अपने पास बुलाया, उनको ब्रेक भी दी, थोड़ी बातें भी की, बड़े मस्त तरीके से हमारा टाइम निकला, और संडे क्या प्रोडक्टिव निकला, बच्चे खुश होके गए। तो उनको यहाँ क्या करवाया, सिर्फ लिखाया। जब तक लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा भाई साहब। एग्जाम में लिखना है 3 घंटे भाई, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम है आपके, फर्स्ट टाइम बोर्ड में दिया, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए जब बोलता हूं कि लेक्चर देखने आ गए तो लिखो मेरे साथ, राइटिंग करो। दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज एस एन, लेट्स फाइंड एन। तो मेरे बच्चे एस एन का फॉर्मूला जो अभी डिराइव किया हमने, ये है इसका फॉर्मूला, एस एन 636, एन दैट आई डोंट नो, that we need to find 2a. what is a sir? 9, n minus 1 don't know sir, d 8। सिंप्लीफाई कीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए। अब क्वाड्रेटिक तो बड़े शानदार तरीके से आपने कर रखा है, ठीक है ना। ये 2 इधर ट्रांसफर कर दूंगा, n यहां रखूंगा, 2 18 हो गया। वैसे तो 18 मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया। 2 मैं कॉमन भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये 630 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये शायद 2 कैंसिल हो जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट में कैलकुलेशन आ रही है, अगर यहां से 2 कॉमन आ गया तो ये वाला 2 कट जाएगा। इसलिए वेट करो, मल्टीप्लाई मत करो, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को हमने बचाना है, ताकि आप यहां से 2 को कैंसिल करें और टाइम सेव करें। दैट्स द लॉजिक। बहुत जल्दी करते हैं बच्चे करने में। 18 में से 8 गया 10 प्लस 8 10। अब देखिए यहां से 8 और 10 में 2 कॉमन है कि नहीं, अब 2 कॉमन लिया, ये कट जाएगा 2। ये है छोटी छोटी कैलकुलेशन जो आपको सीखनी है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आप एक एक सेकंड भी बचाएंगे तो काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप काफी टाइम सेव कर लेंगे। तो 5 और 4n बचा, इस 2 ने इसको काटा, 636, यहां पे n बचा, 5 प्लस 4n, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 636 5n, इट इज 4n स्क्वायर। तो आपके पास आया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करो, हो जाएगा आपसे। क्वाड्रेटिक मैंने आपको पढ़ाया है, बड़े बड़े नंबर कैसे ब्रेक करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, जो n अगर नेगेटिव फ्रैक्शन आता है उसको छोड़ दीजिए, इंटीजर रखना है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो आएगा वो रखना है, वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो इसमें पूछा हो। आई होप इट इज क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस जो बड़े प्यारे हैं। ये 5th क्वेश्चन, ये सब आप बना लेंगे, ये भी सब बना लेंगे, ठीक है। आपने बस रीड करना और इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सर 7th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, सर 6 छोड़ दिया, 5th छोड़ दिया। अरे भाई नहीं छोड़ा, ये बहुत इजी है। तो देखो 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं इन्फॉर्मेशन। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, आपको एन दिया हुआ है 22, क्या प्रॉब्लम है लिखने में, लिख सकते हैं आप। इन विच द डी दिया हुआ है, डी कितने 7, ये लिख दिया। उसके बाद ये 22nd टर्म दे रखी है, A22 दे रखा है, कितना 149। तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। जो 3rd क्वेश्चन के 10 पार्ट्स मैंने आपको बोले, उसमें से ये एक पार्ट बन चुका है, उसी में से एक पार्ट है ये, बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा था, वहां से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी और लिखना अपनी कॉपी पे कि क्या क्या गिवन। जैसे 22nd टर्म, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 21D, 149 आ जाएगा। इज इट ओके? ये जो D का वैल्यू आप यहां डालेंगे, यहां से A निकल जाएगा, A निकलेगा, पूछा गया है, पूछा गया है, सम पूछा हुआ है, तो A निकलेगा यहां से, D आपको पता है, N आपको पता है, तो सम का फॉर्मूला जो आज मैंने आपको करवाया वो लगा के कर लेंगे। 3rd क्वेश्चन के 10 के 10 पार्ट्स कर लेना, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन बना लेंगे। बट ये स्टेटमेंट सम आएगा, समझना तो पड़ता ही है। अब देखिए यहां पे ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशंस बनते को इक्वेशंस बनते, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स, देखो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना 49, सम ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम 289। क्या करना आपको, क्या करना है, इसको सम का फॉर्मूला लगाना है, इसको सम का फॉर्मूला लगाना है। एन आपको दोनों में पता है, इसमें 7 है उसमें 17 है,
दो इक्वेशंस बनेगी एडी में, उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपने चैप्टर 3 में सीखा है लीनियर इक्वेशन, दैट्स ऑल। तो पढ़ के ये लिखना तो आना चाहिए ना कि गिवन क्या है। तो लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एमसीक्यूज आप विद इन सेकेंड्स बना लेंगे। सुनिए मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। क्या हो गया इसको? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ये क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? ये व्हाट इज दिस? क्या देखा आपने कभी ये? यस सर देखा है। कहां देखा है सर? 6 क्लास में भी देखा है सर, 9th में तो बहुत बार देखा सर, 10th में भी देखा, हमने पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। व्हाट इज दिस? दिस इज पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल का? एक वेरिएबल का, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इज इट क्लियर? सर ये एपी पढ़ा रहे हो, कहां पॉलिनोमियल में चले गए आप? अरे भाई पॉलिनोमियल लीनियर वाला और क्वाड्रेटिक वाला, दोनों का इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। बस आप एक बार समझिए जो मैं बता रहा हूं। ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमेशा किसी ना किसी एपी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इट इज एन एपी। आप इसके अंदर नेचुरल नंबर डालो, एक्स की जगह जो वेरिएबल है नेचुरल नंबर डालें, बस याद रखना होल नंबर या इंटीजर्स कोई नेगेटिव नहीं डालना, नेचुरल नंबर डाल। जैसे आप इसमें नेचुरल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, तो ये एक एपी बन जाता है। हर एक लीनियर पॉलिनोमियल आपका एपी बन जाता है। तो मेरे बच्चे देखिए यहां पर, यहां मैं 1 डाल रहा हूं, तो 1 डाला 5 और ये 9 हो गया। फिर यहां मैंने 2 डाला सर, 10 और 4 14 हो गया। सर मैंने 3 डाला 15, 15 एंड 4 सर 19 हो गया। सर यहां मैंने 4 डाला, 5 4 20, 20 और 4 24 हो गया। बताइए कितने का गैप चल रहा है? सर 9 के बाद 14 आया, 14 ही आया, 2 10, हाँ 14 आया। ये कितना बना दिया मैंने? 15, हाँ ठीक है। 9 के बाद 14 आया, तो 9 के बाद 14 आया, कितने का जंप लगा? सर 5 का, बिल्कुल 5 का जंप लगा। 14 के बाद 19 आया, कितने का जंप लगा? 5 का। सर 90 के बाद 24 आया, कितने का जंप लगा? 5 का। देख लीजिए सेम गैप से नंबर्स आते जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसको एपी के साथ कैसे कनेक्ट करना है? तो एपी में भी कुछ ऐसा ही तो दिया होता है। कई बार ऐसा लिख देते हैं nth टर्म इज इक्वल टू 3n+5, ऐसा लिख देते हैं। तो देखो ना ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वहां वेरिएबल एक्स है, यहां वेरिएबल एन है, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका जो डी है वो हमेशा इस एन का कोफिशिएंट होता है 3। जैसे देखो यहां मैंने डी निकाला 5 5 5, अब देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो जो भी आपको इस तरह से nth टर्म दी होगी एपी की, उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है वो डी होता है। देखो एमसीक्यू में आया डी निकालो, तुम पहले टर्म्स निकालोगे, सोचोगे, कैलकुलेशन करोगे, डी तो आ भी गया। तो डी इज 3 हेयर, n का कोफिशिएंट, और a कितना होता है? जो नंबर 2 दिख रहे हैं बस इनको सिंप्लीफाई कर दो, प्लस कर दो, 3 और 5 8, बस। तो a और d ही चाहिए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो कभी भी nth टर्म दिया है तो इस तरह से आप ए डी जल्दी से लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जस्ट अ मिनट। ओके डियर, तो ये है एक कॉन्सेप्ट, लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह से एपी के साथ कनेक्टेड है, कैसे रिलेट करता है। अब नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल के साथ साथ जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी एपी का ही कुछ पार्ट है, वो समझिए आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सर ये भी एपी से कनेक्टेड है, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फाइनल में बहुत बार। ठीक, अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये सी हटा दूं, ये सी नहीं रखना, यानी इस तरह से रखना, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमेशा सम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो लिखा है मैंने ax² + bx, ये कोई एपी है, उसका ये सम है।
वो एपी कौन सी है दैट यू कैन फाइंड, नो प्रॉब्लम, वो मैं अभी करवाने वाला हूं क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एपी के सम को रिप्रेजेंट करता है, किसी एपी के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एपी आप ढूंढ सकते हैं बड़े मजे से विद इन सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में ढूंढ सकते हैं। बस कंडीशन है यहां पे सी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखेंगे आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, ऐसे लिखा रहता है 3n² + 5n, ये आपको बोला जाता है Sn है। तो बताइए इसमें एपी क्या है, टर्म निकालो, या वट एवर जो भी आपको निकालना है वो निकालो। तो आप यहां से बड़े आराम से कर सकते हैं, बस आपको पता है ये सम आ गया, ठीक है। ये देखो क्वाड्रेटिक का n² है ना, ये क्वाड्रेटिक आ गया। इसका भी शॉर्टकट है, डी डायरेक्ट दिख रहा है मुझे ए वो भी दिख रहा है, तो दोनों का शॉर्टकट है ए और डी का। तो मसला ए और डी का ही है ना, तो बाकी सब तो निकाल ही लेते। तो ए और डी हमें दिख रहा है, हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आया तो डायरेक्ट नहीं लिखना, स्टेप्स बनाने। वो स्टेप्स कैसे बनाने वो मैं आपको यहां पे करवाता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं, आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन, आपकी देखो यही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, ये आपकी बुक का क्वेश्चन। बच्चों को आता नहीं, बड़ी डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 30 सेकंड्स में आप समझ जाओगे। तो मेरे बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना। मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूं, इसी क्वेश्चन को उठाता हूं। तो हमें ये Sn दिया हुआ है 4n - n², ये हमें Sn दिया हुआ। इसको एग्जाम में कैसे करना, अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है, पहले मैं वो समझा रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट MCQ के लिए बताऊंगा। मेरे बच्चे आपको सबसे पहले इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर पुट करना है और आपको यहां से a मिल जाएगा, ठीक है। तो a मेरे को मिल गया 3। सर ये कैसे? बच्चा सुनिए, जब मैंने इसमें 1 डाला तो मेरे को S1 मिला। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। अरे सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, तो इसका मतलब क्या है? एक ही टर्म का सम, तो वो फर्स्ट टर्म ही हुई ना। तो इसलिए जो S1 है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपने मैंने 1 डाल दिया, 4 × 1 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 आ गया। तो इस तरह से आपने a डायरेक्ट कर लेना। बेसिकली a जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मिल रहा था, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको a मिल रहा है। क्यों? ये जो नंबर दिख रहे हैं 4, यहां नंबर दिख रहा है -1, तो 4 और -1 की जो सिंप्लीफिकेशन है प्लस और माइनस के हिसाब से जो नंबर आएगा वो a होता है। यहां पे 4 है, यहां -1 है, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो दिस इज a। लीनियर पॉलिनोमियल भी ऐसे निकालते हैं, 3n + 4 है, 4 लिखा हुआ है, 3n + 4, तो उसका a 3 4 जो दिख रहा है वो a बन जाता है। तो ऐसे ही सम में भी a हो जाता है। लेकिन d का प्रॉब्लम है, इसमें d का प्रॉब्लम है। अब d भी शॉर्टकट से बन जाएगा, लेकिन पहले पूरा प्रोसीजर देखो। फिर आपको n को 2 डालना है। जैसे आप n को 2 डालेंगे आपका S2 आएगा। यहां पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, S2 में बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली इस क्वेश्चन में। कैसे? जैसे मैंने S1 को a बोल दिया फर्स्ट टर्म, जैसे मैं S2 बोलूंगा, S2 को वो सेकंड टर्म मान लेंगे, वही गलत हो जाएगा। S2 सेकंड टर्म नहीं है, S2 is sum of first 2 terms. It is not A2, it is sum of 2 terms. तो S2 sum of 2 terms है। कौन सी? फर्स्ट 2 terms। तो फर्स्ट टर्म हमारी a रहती है और सेकंड टर्म हमारी a + d रहती है। तो मेरे बच्चे S2 का मतलब ये हुआ। तो बहुत से बच्चे इसको a + d लिखते हैं, एक a मिस हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ 2 टर्म्स ये लिखने के बाद n जो 2 है वो इसमें डालना। तो 4 × 2 -2 का स्क्वायर, S2 को छोड़ दीजिए, इसको हमें चाहिए a + a कितना हो गया? 2a + d। यहां पर बन गया 4 × 2 = 8 -4 2a + d, 8 में से 4 गया 4। अब ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, क्योंकि आप a निकाल चुके, वो आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आपने a यहां पे पुट किया, इसको आप नंबर 1 रखे थे, तो यहां से आपका d निकल जाए। तो इस तरह से आपको बच्चे d निकालना है। 3 दूने 6, 6 उधर गया, d -2 आ गया, दैट्स ऑल। तो अगर आपको a मिल चुका है, आपको d मिल चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का हर एक चीज फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहां पे एपी बना लेना है। जो इस क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि व्हाट इज एपी, क्या है एपी बना लो, नहीं पूछा, बना लेते हैं। तो a कितना है? 3। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? d ऐड करने से, d -2 है, तो 3 में -2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? +1। जस्ट अ मिनट, कहां गया ये? ओके, तो यहां पे हमारा d -2 आया, 3 में -2 ऐड करेंगे तो आएगा 1, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे तो -1,
फिर इसमें -2 ऐड करेंगे -3, तो ऐसे आपका ये एपी बन गया। दिस इज एपी। चेक करो, 1 में से 3 सर जी -2 -1 -1 -2 -3 +1 हो जाएगा -2, बन गया एपी। आगे सम पूछा है, टर्म पूछी है, वट एवर जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हैं, इसमें जो भी पूछा हो। क्लियर हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको ये एसएन दिया है तो इसका ए और डी डायरेक्ट कैसे लिखना है। मेरे बच्चे इसका ए और डी डायरेक्ट कैसे लिखना है सुनिए। ए तो मैंने बता दिया, ए आपको पता चल गया, ये 2 नंबर दिखने 4 और ये 1, 4 और 1 3 आ गए। डी कैसे डायरेक्ट लिखना है मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जो एन का कोफिशिएंट है, एन स्केयर का जो कोफिशिएंट है, एन स्केयर का, उसको देखो इधर क्या है -1, एन स्केयर का कोफिशिएंट कितना था -1, और आपका यहां पे डी जो आया वो कितना है -2। मतलब जो भी यहां पे एन स्केयर का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से इनटू कर दो, वो आपका डी बन जाता है। सर समझ नहीं आया, समझाता हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, आपको समझाने यहां आए हो। सुनिए इधर, ये मैं आपको समझा रहा था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी सम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं पूछ रहा हूं इसका ए बताओ, तो आप बोलोगे सर 3 और 5 8, ए आ गया। सर डी बताओ, डी, इसका डी में देखो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 को 2 से इनटू करो कितना हो गया 6, दैट्स ऑल, दिस इज डी। डायरेक्ट आ गए डी। मैंने यहां पे कितनी कैलकुलेशन की डी तक पहुंचने की, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में यही है कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एन का मत ले लेना, एन का लेना है जब वो टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तब वो एन का कोफिशिएंट डी होता है। लेकिन जब वो क्वाड्रेटिक है, वो सम है, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 2 से इनटू कर दो, तो वो आपका डी बन जाएगा। दैट्स ऑल, आई होप इट इज क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। चलिए ओके, दिस क्वेश्चन आ गया। ओके, ये हो गया, आगे जा रहा हूं। दिस क्वेश्चन वेरी इजी, इसको बनाएंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत इजी, इसको बनाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी इजी, इसको बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्या ये वर्ड प्रॉब्लम, क्या है वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत इजी है। लेकिन जैसे आपको आएगी सर वर्ड प्रॉब्लम हमें आती नहीं, अरे आता आपको, एक बार इसको रीड करो, माशाल्लाह 10th में पढ़ते हो, इतना आप समझ आएंगे कि इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखा है उसमें अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, बस आपको यही गैदर करनी। अब सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day, 250 for the second day and so on। कंस्ट्रक्शन जॉब चला हुआ है, अगर काम डिले हुआ तो पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी में लिखा हुआ है कि पहले दिन 200 पड़ेगी, देख लो, दूसरे दिन 250 पड़ेगी। तो यहां से आप समझ रहे हैं एपी चल रहा है, तीसरे दिन 300 हो जाएगा। तो आप समझे ए कितना है यहां पर 200, डी कितना है यहां पर, डी कितना है यहां पर 50, कई बार माइनस का होगा, अभी प्लस का है, बढ़ रहा है। ए और डी आपने लिख भी दिया, आगे पढ़ो। 300 थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, how much money the contractor has to pay as the penalty if he has delayed the work for 30 days। अगर वो 30 दिन के लिए काम को डिले करता है तो उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। उसको फर्स्ट डे का भी देना पड़ेगा, 200, फिर सेकंड डे का भी देना पड़ेगा 250 अगर डिले चल रहा है। तो भाई साहब यहां पे आपको सम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सम, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है 30। अब बोलो आप निकाल नहीं पाओगे, ए पता है, डी पता है और एन पता है, निकल जाएगा। कैलकुलेशन करें, बिल्कुल एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना 5.3 का, वही क्वेश्चन है। सो आई सजेस्ट कि आप थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स सभी अच्छे से बना लो, एंड ऑल वर्ड प्रॉब्लम ऑफ 5.3 डिटेल कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मैं एक वीडियो में दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से इन सभी वर्ड प्रॉब्लम को बना लो जो इसके आगे आने वाली।
अगर आपको लगता है। मेरे एंड से यही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, आप ये मानो कि वो बहुत इजी है। क्यों? जितना मैंने पढ़ाया उससे भयंकर कुछ नहीं आने वाला। जो सिखा दिया बस उसी में से आएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर है, वट एवर, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना है जैसे मैंने लिखा। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी, स्पाइरल वाली, ये सब मिल जाएंगी। 20 के 20, ये पोटैटो वाली, सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक पे क्लिक कीजिए, जो डाउट है वहां से क्लियर कीजिए। तो मैं एपी यहीं पे पैक कर रहा हूं। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन होती है, कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। इज इट ओके? तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।